स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज के इस लाइव सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 हिस्ट्री सब्जेक्ट है आपका। और जो एनुअल एग्जाम यानी कि टर्म 2 का जो एग्जाम है उसी का मॉर्निंग शिफ्ट का जो आपका क्वेश्चन पेपर है, मॉर्निंग शिफ्ट इसको हम डिस्कस करेंगे। हिंदी में आपको क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझा दूंगा, आंसर भी समझा दूंगा, और जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उनके लिए मैं सेंटेंस फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आप यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसके लिए तो सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन नंबर ए, और सेक्शन नंबर ए में कितने हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसमें आबादकार और नेटिव। आबादकार कौन होते हैं तो नेटिव कौन होते हैं। तो देखो आबादकार कौन होते हैं, जो बहुत देशों में फैले हुए थे उनको कहते थे। नेटिव कौन होता है, जो अपने मूल निवास स्थान में पैदा हुआ उसे कहते हैं। इसकी पर्टिकुलर परिभाषा देखो, सेटलर यानी कि आबादकार, ये उन देशों में लोगों के लिए उपयोग होता था जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में डच, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश, अमेरिका में यूरोपीय लोग। इन सभी लोगों के लिए जो अलग अलग देश से अलग अलग देशों में फैले हुए थे उन्हें आबादकार कहते थे। ठीक है, इन उपनिवेशों की राजभाषा अंग्रेजी हुआ करती थी, सिर्फ कनाडा को छोड़कर जहाँ पे फ्रांसीसी एक राजभाषा थी। ठीक है, तो सेटलर विभिन्न देशों में विभिन्न लोगों के जो फैले हुए हैं और उनकी राजभाषा अंग्रेजी। नेटिव यानी कि इसे हम कह सकते हैं मूल बाशिंदा। ये एक ऐसा व्यक्ति होता था जो अभी वर्तमान में जिस स्थान पे है उसी स्थान में वो पैदा हुआ हो। ठीक है, 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों तक यह शब्द जो था वो यूरोपीय लोगों के द्वारा उन्होंने जो उपनिवेश बनाए थे, यानी कि उन्होंने अपने जो उपनिवेश बनाए थे उनके लोगों के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो सेटलर क्या है, नेटिव क्या है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, औद्योगिकरण में नहर परिवहन के सापेक्षिक लाभ लिखो, यानी कि नहर परिवहन के क्या क्या लाभ हुए औद्योगिकरण में, ये समझाने। ठीक है, तो यहाँ पे कल सैंपल पर मैंने अपलोड किया था, उसी में आपका क्वेश्चन नंबर 5 का जो अथवा था इसमें मैंने आपको समझाया था कि क्या है इसके इंपॉर्टेंट, मतलब रेलवे के विकास के बारे में। तो देखो सिंपल सा आपको सिर्फ और सिर्फ कितना लिखना है, ये जो पहला पॉइंट है इस पहले ही पॉइंट को आपको पार्ट्स में तोड़ देना है। कैसे कि देखो, नहरें जो थी प्रारंभ में, नहरें जो थी वो कोयले को शहरों तक ले जाने के लिए बनाई जाती थी, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो शहर थे वहाँ पे औद्योगिक ऊर्जा का, शहरों को गर्म करने के लिए, शहरों में रोशनी करने के लिए कोयले की मांग को, और जो थी कोयले की मांग जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी उसको और कम करने के लिए नहरों की आवश्यकता पड़ी और इनका विकास हुआ। दूसरा पॉइंट यहाँ पे हो गया। तीसरा, नहरों जो थी वो आमतौर पर बड़े बड़े जमींदारों के द्वारा अपनी जमीनों पर स्थित खान या फिर जो जंगली मूल हैं उन पदार्थों को बढ़ाने के लिए बनाई जाती थी। ठीक है, एक उदाहरण भी आपको लिखना पड़ेगा इसमें, वसली कैनाल। क्यों लिखना पड़ेगा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लैंड में सबसे पहली नहर जो थी वो वसली कैनाल बनाई गई थी 1761 में जेम्स ब्रिंडली के द्वारा। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इसका प्रयोजन जो था वो इसलिए किया गया था, वसले जो क्षेत्र है, कोयला क्षेत्र है, यहाँ पे कोयला खदान क्षेत्र है, तो यहाँ से कोयले को शहरों तक ले जाया गया, जिससे कि इस नहर के बन जाने के बाद कोयले की कीमत घटकर आधी रह गई थी। ये लिख देंगे। और चाहे तो आप इसकी समस्याएं जो है कि नहरों के कुछ हिस्से में जलपोत अधिक हो जाते हैं तो परिवहन की रफ्तार धीमी हो जाती है, पाला, बाढ़, सूखा, ऐसे कारण आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, और ब्रिटेन में नहरों के विकास को अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो ये सभी पॉइंट्स आप जो इंग्लिश में इजीली तरीके से लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखने थे। ठीक है, एंड मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को सारे पॉइंट अच्छे समझ में आ गए होंगे और आपको सारी चीज समझ में आई होंगी। अब देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड क्या है, थर्ड में पूछा गया है 1960 के दशक में बढ़ते औद्योगिकरण की वजह से जापान के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां आई और जापान ने इसका सामना कैसे किया। यानी कि जैसे जैसे 1970 से 80 के दशक तक जापान में औद्योगिकरण बढ़ा, वैसे वैसे कौन कौन सी चुनौतियां आई और कैसे सामना किया गया। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी चुनौतियां आई। सबसे पहली चुनौती आई थी 1960 में, क्या, एक नागरिक सामाजिक आंदोलन का विकास हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि बढ़ते औद्योगिकरण की वजह से स्वास्थ्य, पर्यावरण, इन सभी पर दुष्प्रभाव पड़ रहा था, जिससे सरकार जो थी पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रही थी और इसी की वजह से विरोध किया गया था। ठीक है, उसके बाद था अ, अर्ग अर्ग सॉरी अरगजी का जहर, यहाँ पे रा गायब है। ठीक है, ये है जहर, यहाँ पे इस तरीके से अरगजी का ऐसे लिख देते हैं जहर। अरे यार ये भी सही नहीं लिख रहा है, तो रुक जा, थोड़ा सही से लिख भाई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जहर इस तरीके से। ठीक है, तो अरगजी का जहर, इसके चलते क्या हुआ, इसके चलते बड़ी बहुत ही खतरनाक बीमारियां हुई। ठीक है, मतलब इस जहर की वजह से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होने लगी। इसके बाद एक और जहर आया जिसे कहते थे मिनमाता। ठीक है, ये एक ऐसा जहर था जिसकी वजह से उत्तरार्ध में, यानी कि जापान के उत्तर में, एक जिसे कह सकते हैं कि हवा जो थी वो बहुत ही प्रदूषित हो चुकी थी। जमीनी स्तर पर जो बनने वाले गुट थे इन्होंने समस्याओं को पहचानने और उनकी सहायता करने से और मुआवजा देने से इनकार कर दिया और इन्होंने मांग भी की थी।
सरकार जो थी वो कार्यवाही और नए-नए कानूनों में स्तर जो बेहतर स्तर थे वो बना रही थी, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है। देखो दोबारा समझ लो, नागरिक सामाजिक आंदोलन हुआ जिससे कि पर्यावरण पर काफ़ी बुरे प्रभाव पड़े। जो अर्गजी का ज़हर था इसकी वज़ह से बहुत सारी बीमारियाँ हुईं। एक और ज़हर आया मिनमाता, इसकी वज़ह से जो हवा थी उसमें प्रदूषण फैलने लगा। अब बहुत सारे गुटों के द्वारा इस समस्या के निदान के लिए माँग की गई, मुआवज़ा की माँग की गई जिनकी मृत्यु हुई थी, तो सरकार ने कार्यवाही करते हुए नए-नए कानून बनाए। 1980 के दशक में मध्य से पर्यावरण संबंधी विषयों में लोगों ने दिलचस्पी घटी, क्योंकि 1990 तक आते-आते जापान में विश्व के कुछ कठोरतम पर्यावरण नियम अमल में लाए जा चुके थे। यानी कि सरकार के द्वारा जो पर्यावरण से संबंधित जो नियम थे वो यहाँ पे लागू किए गए। आज ये एक विकसित देश के रूप में आगामी विश्व शक्ति की अपनी हैसियत को बनाए रखने के लिए अपनी राजनीतिक प्रौद्योगिकी क्षमताओं का इस्तेमाल करने में, चुनौतियां करने में सामना कर रहा है। इस तरीके से लिख देंगे। और इसको इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में आप इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं। तो थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया। सेकंड क्या है कि चीन के जो आरंभिक सुधारक थे इनमें एक हो गए कांग यूबी या फिर आप कह सकते हैं लियांग किचाओ। इन्होंने पश्चिम की जो चुनौतियां थी उनका सामना करने के लिए क्या-क्या प्रयत्न किया था। तो देखते हैं भाई क्या-क्या प्रयत्न किया। देखो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है आपका ये, तो यहाँ से लिख देंगे आप ये सारे पॉइंट्स, ठीक है? यहाँ से लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या है कि इन्होंने इन्होंने जो चीन के ये जो सुधारक थे इन्होंने क्या किया, चीन में जो व्यवस्था थी उसे सुदृढ़ बनाया और मजबूत बनाया। और इन्होंने ये महसूस किया कि हमें एक आधुनिक प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसकी जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए इन्होंने नई सेना, नई शिक्षा व्यवस्था इन सभी का निर्माण किया था। इन्होंने संवैधानिक सरकार की स्थापना की और स्थानीय विधायिकाओं का भी गठन किया। इन्होंने चीन को उपनिवेशीकरण से बचाने की जरूरत महसूस की। विचारक लियांग कियाउच इनका मानना था कि चीन जो है वो लोगों में एक राष्ट्र की जागरूकता हमें लाकर ही, मतलब चीन जो है उस चीन के लोगों में हमें राष्ट्र के प्रति जागरूकता लानी होगी, तभी हम चीन को पश्चिम की ओर बढ़ा सकते हैं। लोगों को नए विषयों से प्रशिक्षित करने के लिए विद्यार्थियों का जापान, ब्रिटेन, फ्रांस यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजा गया, ताकि वे नए नए विचारों को सीख सकें और जब वे वापस आए तो वो नए विचार लेकर आए। साथ ही साथ गणतंत्र की स्थापना करने में उन्होंने अपनी एक अहम भूमिका भी निभाई थी। और उसके बाद जो कन्फ्यूशियस का विचार था इसे आप लिख देंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। हमारा ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन वाला, इसी को आपको अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड ये लास्ट पॉइंट। तो ये वाला आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर देखो 4 क्या है। 4 है ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति थी इससे स्त्रियों के जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़े। तो ये क्वेश्चन जहां तक मुझे लगता है किसी भी बच्चे ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने आपको अभी से ठीक जो कल पे अपना आपका जो क्वेश्चन पेपर था उसे अपलोड किया था उसी में बताया था कि औद्योगिक क्रांति से महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको औद्योगिक क्रांति से महिलाओं से संबंधित लिखने थे, ठीक है ना। सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पहले से समझाए जा चुके हैं, इन सभी को आपको लिखना था। ठीक है, 7 पॉइंट लिख देंगे, आपको 3 मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तो औद्योगिक क्रांति का महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा ये लिख दिया। और इसी को अगर आपको इंग्लिश में भी देखना है तो इंग्लिश में आपको दिखा देता हूँ, ये रहे इम्पैक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑन वुमेन ऑफ लोअर ग्रोथ, इस तरीके से। ठीक, अब चलते हैं सेक्शन नंबर बी की तरफ। तो सेक्शन नंबर बी में देखो यहाँ पे है, यानी कि खंड ख है लॉन्ग आंसर टाइप, यानी कि 6 मार्क्स के हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है मानवतावादियों द्वारा प्रस्तुत मनुष्य की एक नई अवधारणा की व्याख्या कर। तो वो कौन सी अवधारणा थी जो मानवतावादियों द्वारा प्रस्तुत की गई उसे समझाओ। तो बेसिकली आपको मानवतावादी संस्कृति के बारे में यहाँ पे सारी चीजें समझानी है। तो मानवतावादी संस्कृति की विशेषताओं में से एक ये था कि मानव का जीवन धर्म का नियंत्रण ये जो है वो कमजोर होना है, यानी कि मानव का जो जीवन है वो इस वजह से काफी कष्टदायक है क्योंकि वो उसका धर्म पर नियंत्रण काफी कमजोर है। इटली के निवासी भौतिक संपत्ति, शक्ति और गौरव से बहुत ज्यादा आकर्षित हुआ करते थे। यानी कि इटली के जो निवासी थे वो भौतिक संपत्ति, शक्ति, गौरव इन सभी से ज्यादा आकर्षित होते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी धर्म को मानते नहीं थे, वो धर्म को मानते थे। जैसे वेनिस के मानवतावादी फ्रांचेस्को बर्बारो, इन्होंने अपनी पुस्तक में संपत्ति अधिग्रहण करने को एक विशेष गुण कहकर उसकी तरफदारी की। दूसरे व्यक्ति हैं लॉरेंस वल्ला, ये विश्वास रखते हैं कि इतिहास का अध्ययन मनुष्य को पूर्णतः जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने अपनी पुस्तक आनप्लेश्वर में भोग विलास पर लगाई गई ईसाई धर्म की जो निषेधाज्ञा थी उसकी आलोचना की थी। उसके बाद और पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे। तो इस समय जो लोग थे वे अच्छे व्यवहारों के प्रति दिलचस्पी उन्होंने दिखाई थी।
व्यक्ति को किस तरह से विनम्रता से बोलना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए और एक भव्य व्यक्ति कैसे जो है दक्षता हासिल कर सकता है, ये भी इन्होंने बताया था। साथ ही साथ मानवतावाद का मतलब ये भी था कि व्यक्ति जो है वो विशेष सत्ता, दौलत की होड़ को छोड़कर अन्य कई माध्यमों से अपने जीवन को रूप दे सकता था और यह आदर्श इस विश्वास के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा था कि मनुष्य का स्वभाव बहुमुखी है, जो कि 3 विभिन्न क्षेत्रों, वर्गों, सामंती समाज इसमें विश्वास रखता था। इसमें और भी पॉइंट लिख सकते हैं कि ह्यूमैनिटीज लातीन शब्द ह्यूमैनिटीज से बना है। मानवतावादी विचारधारा के प्रचार प्रसार में इटली के जीवंत बौद्धिक नगरों का योगदान है। एक नया विश्वविद्यालय फ्लोरेंस काफी प्रसिद्ध था, जो कि पेट्रो का स्थायी नगर निवास था। तो इन तरीके से आप ये 7 से 8 पॉइंट जो हैं वो इसके बारे में, मानवतावादी संस्कृति के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। तो सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आ गई, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में देख सकते हैं, सभी पॉइंट्स यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं, ठीक है। ये पॉइंट हो जाएंगे आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड देन लास्ट, इस तरीके से। तो फिफ्थ कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं सिक्स क्वेश्चन। सिक्स है हमारा, चीन में सन्या सेन के योगदान की विवेचना कीजिए। तो चीन में सन्या सेन के क्या योगदान रहे हैं इसके बारे में समझाते हैं। तो देखो, इनके बारे में आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 पॉइंट लिख सकते हो। सबसे पहले तो आप लिखेंगे सन्या सेन के बारे में, ये कौन थे। तो गरीब परिवार के थे, उन्होंने अपनी जो शिक्षा थी वो मिशन स्कूलों से ग्रहण की थी। इनका परिचय लोकतंत्र और ईसाई धर्म से हुआ था। 1911 में मांचू साम्राज्य को समाप्त कर दिया एवं इन्होंने चीन में एक गणतंत्र की स्थापना की। ये निर्बाध रूप से आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। उनके नेतृत्व में चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई थी। इनके 3 सिद्धांत थे, राष्ट्रवाद, गणतंत्र और समाजवाद। इसको लिख देंगे। साथ ही साथ उन्होंने कपड़ा, खाना, परिवहन, इन 4 बड़ी जरूरतों को रेखांकित किया, कैसे लोग जो है उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, ये बताया। साथ ही साथ जब sun Yat-sen की मृत्यु हो गई तो उसके बाद चियांग काई शेक, कोमिंतांग, इन्होंने ये ऐसे नेता बनकर उभरे जिन्होंने सैन्य अभियान के जरिए वर्ल्ड को स्थानीय नेता जो कि जिन्होंने सत्ता छीन ली थी, उनसे अपना नियंत्रण वापस ले लिया और साम्यवादियों को खत्म कर दिया। और देखो, यही जरूरी नहीं है कि आप यही पॉइंट लिखेंगे, आप इसमें चाहें तो 2 से 3 पॉइंट अपने तरफ से और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाले थे। अब इसी को आपको इंग्लिश में देखना है तो सन Yat-sen के बारे में लिख देंगे 3 प्रिंसिपल्स क्या है, और उसके बाद जो पॉइंट्स हैं इन सभी के बारे में आप अच्छे से लिख देंगे। समझ गए आप सभी। अब देखते हैं अगला क्या है इसी में। अगला है कि राष्ट्रीय गर्व देसी मूल्यों पर निर्मित होना चाहिए। जापान के पश्चिमीकरण और परंपरा के संदर्भ में उक्त कथन की आलोचनात्मक विवेचना की, यानी कि ये जो कथन है ये जापान के संदर्भ में किस तरीके से आप इसका वर्णन करेंगे, इसको समझाना है। देखते हैं भाई कैसे लिखेंगे। 6 का ऑप्शन है, सीधा सीधा मैं आपको पॉइंट पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो पॉइंट पॉइंट याद रखो। ये 4 पॉइंट है। सबसे पहला है कि अगली पीढ़ी ने पश्चिमी विचारों को पूरी तरीके से स्वीकार करने पर सवाल उठाए और कहा कि राष्ट्रीय गर्व देशी मूल्यों पर निर्मित होना चाहिए। अर्थात देखो, दर्शन शास्त्री मियाके शेसुरे ने तर्क पेश किया कि विश्व सभ्यता के हित में हर राष्ट्र को अपने एक खास हुनर को विकसित करना चाहिए और ये जापान को अपने देश के लिए समर्पित करना चाहिए, जो कि विश्व को समर्पित करने के समान है। इसकी तुलना में बहुत ही बुद्धिजीवी पश्चिमी उदारवाद की तरफ आकर्षित हुए और वे चाहते थे कि जापान अपना आधार सेना की बजाय किसको बनाए, लोकतंत्र को, ठीक है। और भी पॉइंट देखें तो संवैधानिक सरकार की यहाँ पे मांग की जा रही थी, ठीक है। संवैधानिक सरकार की मांग की जा रही थी जिसकी वजह से जो आंदोलन थे वो भी यहाँ पे किए गए। एक व्यक्ति थे उएकी एमोरी, ये फ्रांसीसी क्रांति में मानवों के प्राकृतिक अधिकार और जन प्रभुसत्ता के सिद्धांत के प्रशंसक थे। तो इन्होंने संवैधानिक सरकार की मांग की और अधिकारों से संबंधित आंदोलन चलाए थे। वे उदारवादी शिक्षा के पक्ष में थे। कौन? उएकी एमोरी, ये उदारवादी शिक्षा के पक्ष में थे। साथ ही साथ जो प्रत्येक व्यक्ति को विकसित करे ऐसी व्यवस्था को ज्यादा मानते थे, ना कि मतलब ऐसी व्यवस्था, देखो ये मानते थे। कौन मानते थे? ये व्यक्ति उएकी एमोरी कि जो इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति की थी उसमें मानव के जो प्राकृतिक अधिकार हैं और जो जन प्रभुसत्ता के सिद्धांत है उसके बारे में इन्होंने अगुवाई की थी। साथ ही साथ ये उदारवादी शिक्षा के पक्ष में, यानी कि ऐसी शिक्षा जो लोगों को व्यवस्था के बारे में बताए, उससे जरूरी है लोगों की आजादी, ये बताया इन्होंने। कुछ दूसरे लोगों ने महिलाओं के लिए मताधिकार की सिफारिश की और फाइनली उपरोक्त दबाव की वजह से सरकार ने संविधान की घोषणा करने के लिए उसे बाध्य कर ही दिया गया था। उसके बाद इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे इंग्लिश में देखना चाहें तो फर्स्ट ऑप्शन बस मतलब पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे है। 2 क्वेश्चन है 17 में कि 17वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारियों के साथ उत्तरी अमेरिका के स्थानीय निवासियों के द्वारा किए गए
जो व्यवहार है उसका वर्णन करो। तो इसमें देखो आप 2 क्वेश्चन लिखोगे। कौन-कौन से? देखो एक क्वेश्चन है हमारा इस सैंपल पेपर में यहाँ पे दिया हुआ है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, ये रहा। एक क्वेश्चन आपको ये वाला लिखना है पूरा का पूरा कि बाशिंदे जो आए थे उन्हें बेदखल क्यों किया गया था, ठीक है? ये लिख देंगे आप, तो ये पॉइंट लिखेंगे, ठीक है? और ये पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद इसको जब आप लिख देंगे, तब इसमें एक क्वेश्चन जो है वो और लिखेंगे। कौन-सा क्वेश्चन है? उसके व्यापार के बारे में। यूरोपीय और अमेरिकी लोग जो थे, इनका व्यापार क्या था? इसके बारे में भी आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? तो ये पॉइंट आप लिख देंगे। तो सबसे पहले आप ये व्यापार लिखते हैं, व्यापार लिख दीजिए। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे आप जो है इसके बारे में लिख सकते हैं, मूल बाशिंदों को बारे में वहाँ उन्हें बेदखल क्यों किया जाता था, इसके बारे में। ये लिख दिया आपने। तो ये तो हो गया कि व्यवहार का वर्णन। जब दूसरा पूछा जाएगा, दूसरे में क्या है कि उनके आने से पहले उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी थे, उनकी जीवन शैली कैसी थी? यूरोपीय लोगों के आने से पहले की जीवन शैली। एक है जब ये आ गए थे उसके बाद की, और एक है जब ये आए नहीं थे उससे पहले की। जब ये आए नहीं थे उससे पहले की हम बात कर लें, तो यहाँ पे हमारा पेज नंबर मिलेगा हमको, एक सेकंड, पेज नंबर 7 पे मिलेगा हमें, ये रहा। देखो, मूल निवासी जो हैं, इनकी रहन-सहन की क्या-क्या विशेषताएँ थी, इसके बारे में आप लिखेंगे। कौन से वाले में? जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, इस वाले क्वेश्चन में लिखेंगे, ठीक है? तो ये लिख दिया है आपने, जो खान-पान की विशेषताएँ हैं, इसके बारे में। फिर लिखेंगे इनकी जो परंपरागत विशेषताएँ, इसके बारे में। बस ये 2 पॉइंट आप लिख देंगे, आपका काम पूरा हो गया। सिंपल सा हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है? इसी को आपने देख लिया, मूल निवासी की परंपरागत विशेषताएँ और खान-पान की विशेषताएँ, इस तरीके से। अब आ जाता है नीचे की तरफ हमारा सेक्शन नंबर सी। आप सी में देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है हमसे। सबसे पहले स्रोत है कौन सा? निक्कोलो मैकियावेली का। तो ये आपका जो स्रोत है, इस स्रोत को सेम एज इट इज मैंने आपको आपके जो सॉस बेस्ड क्वेश्चन वाले पॉइंट है उसमें समझाया हुआ था। देखो ये था निक्कोलो मैकियावेली का, और इसी के देखो सेम क्वेश्चन आंसर है कि उपरोक्त विवरण किस पुस्तक से लिया गया है। एक सेकेंड, हाँ, किस पुस्तक से लिया गया है और इसके लेखक का क्या नाम है। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे नीचे भी देख सकते हैं, ये रहे आपके, ठीक है? मनुष्य की इच्छाएं अपूर्ण क्यों रहते हैं? निकोलो मैकियावेली मनुष्य के स्वभाव के बारे में क्या बताते हैं? तो इन सभी का क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, किसके द्वारा कहाँ से लिया गया है? तो निकोलो मैकियावेली, और लेखक का नाम क्या है ये, और कहाँ से लिया गया है? रचित ग्रंथ है दी प्रिंस, इसके 15वें अध्याय से। निकोलो मैकियावेली मनुष्य के स्वभाव के बारे में क्या लिखते हैं? तो वो लिखते हैं कि मनुष्य के अंदर के गुण देखे जाते हैं जिनके कारण भी प्रशंसा व निंदा के योग्य बनते हैं। उदाहरण, कुछ को दानी, कुछ को कंजूस माना जाता है, और कुछ जो लोग हैं वो थैशी माने जाते हैं, कुछ को लोभी माना जाता है। मनुष्य की इच्छाएं अपूर्ण क्यों रह जाती हैं? तो मैं केवल ये मानते हैं कि सभी मनुष्य बुरे होते हैं और वे अपने दुष्ट प्रभाव को प्रदर्शित करने में सदैव तत्पर रहते हैं, तथा मनुष्य जो है वो अपने समस्त कार्यों में अपना स्वार्थ देखता है, इसलिए कुछ हद तक मनुष्य की इच्छाएं जो अपूर्ण रह जाती हैं। तो सेम क्वेश्चन आपको करवाया हुआ था सॉस बेस्ड में, वही आ गया था आपका। और इन क्वेश्चन को आपको इंग्लिश में देखना है, तो इंग्लिश में आप यहाँ से सिंपली पढ़ सकते हैं। ये आपका हो गया, यहाँ पे ये पॉइंट भी खत्म। तो अब आ जाते हैं नीचे की तरफ, ये इंग्लिश में है। सेकंड है आपका चार्ल्स डिकेंस के बारे में, ठीक है? सेकंड है आपका चार्ल्स डिकेंस के बारे में। तो चार्ल्स डिकेंस के बारे में आपसे बात करूँ, यहाँ पे हमको मिलेगा, एक सेकेंड, हाँ, इसी में अभी आगे हमें कहीं देखने को मिलेगा चार्ल्स डिकेंस के बारे में। मैंने आपको करवाया था, सारे क्वेश्चन आपको मैंने पहले से करवा रखे हैं ये वाले। जुनूबू सर्वेक्षण नहीं, एक काम करते हैं, होम पे चलते हैं, यहाँ से देखने को मिलेगा कलाकार चार्ल्स डिकेंस, ये रहा, ठीक है? तो इसको मैंने आपको देख सकते हैं करवाया हुआ था अच्छे तरीके से। अब इसके क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें आंसर की, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे नीचे क्या है, कलर चेंज कर लो। हाँ, पहला क्वेश्चन है, नीचे आजा भाई। हाँ, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, औद्योगिकरण का सबसे कठोरतम समकालीन आलोचक कौन थे? तो कौन थे? डीएच लॉरेंस, ठीक है? नहीं, डीएच लॉरेंस नहीं है, दो अलग व्यक्ति हैं। तो औद्योगिकरण के सबसे जो आलोचनात्मक कौन थे समकालीन? तो चार्ल्स डिकेंस, यही थे, ठीक है? यही थे, चार्ल्स डिकेंस ही थे। दूसरा क्या है कि उपरोक्त उदाहरण में किस काल्पनिक नगर के माध्यम से औद्योगिक घटना के दुष्परिणामों परिणामों की चर्चा की गई है? तो बात करें यहाँ पे जो नगर है उसके बारे में, तो वो है कॉक टाउन। क्या नाम है उसका? कॉक टाउन। सेकंड क्या है यहाँ पे? सेकंड है उपरोक्त उदाहरण के अनुसार औद्योगिकरण के 2 दुष्परिणामों की चर्चा कीजिए। तो देखो दुष्परिणाम तो यहाँ पे बहुत सारे दे रखे हैं, ठीक है? दुष्परिणाम यहाँ पे बहुत सारे दे रखे हैं, इसमें से भी आपने कोई से भी 2 लिख दिए होंगे, बस मार्क्स मिल जाएंगे। कोई से भी 2 लिख दो, जितने भी ये लिखे हुए हैं इनमें से, सिंपल सा है, ठीक? अब इसी को आपको इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में यहाँ से देख लीजिए जो आपका लिखा हुआ है। अब आते हैं हमारा जो अगला है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपको एक ही पॉइंट लिखना है, क्या लिखना है
कि ऑस्ट्रेलिया के दिए गए मानचित्र पर, ठीक है, निम्न में से कोई एक स्थल अंकित कीजिए और नाम लिखिए। तो देखो क्वेश्चन पेपर जो है वो आपके क्वेश्चन पेपर में एक तरीके से कह सकते हैं जो मैप था उसका आंसर मैप के साथ में ही आपको लगाना था। तो बच्चे ने मुझे जिसने ये सैंपल क्वेश्चन पेपर दिया है उसने मेरे को बताया नहीं मैप में आया क्या था, लेकिन जो आपका मैप है उसमें से जो इम्पोर्टेंट बनता है, ठीक है, वो मैंने आपको समझाया हुआ था किस तरीके से, ठीक है। तो मैप मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये रहा आपका मैप और इसको मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ भी था। इसमें कोई सी भी चीज आ जाए मैप की तो कैसे समझ लेंगे। ऑस्ट्रेलिया, इसका लेफ्ट हैंड था हमारा पथ, जो लेफ्ट हैंड है ये पथ था। इसका हेड जो है यहाँ पे है, ठीक है, वो क्या था, वो था डार्विन। और यहाँ पे देखो ये तंजानिया है, तंजानिया के ऊपर यहाँ पे था मेलबोर्न, यहाँ पे था एल्डिडोज, यहाँ पे है कैनवरा और यहाँ पे है सिडनी। तो आपको इन्हीं जो आपके 6 पॉइंट है इसी में से किसी भी 2 को यहाँ पे चिन्हित करना। तो मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पे पर्थ है, यहाँ पे डार्विन है, यहाँ पे एल्डिडोज है, यहाँ पे मेलबोर्न है, यहाँ पे कैनबरा, यहाँ पे सिडनी है और ये तो ऑस्ट्रेलिया है पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया हमारा। तो आशा करता हूँ बच्चों की आज की जो वीडियो थी वो आपको अच्छी लगी होगी और कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव चैट में बताइए कि सर मेरे जो है वो इतने मार्क्स आ सकते हैं, आपने ऐसा पढ़ाया था, ऐसा क्वेश्चन आया था, अच्छा लगा, इस तरीके से बता सकते हैं। और गाइस आपके जो 12th ये सेशन खत्म हो चुका है, तो अब आपका जो 12th का सेशन आएगा उसमें भी मैं आपको इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा। 11th और 12th दोनों बच्चों को ही पढ़ाऊंगा, तो अच्छे से मैं दोनों को क्लियर करता रहूंगा। ठीक है, तो आप जो है ऐसा मत कीजिएगा कि चैनल को छोड़ के चले जाए, नहीं, मैं आपको बांध के रखूंगा जब तक 12th पास नहीं हो जाओगे। ठीक है ना, कहीं जाना नहीं है, आराम से पढ़ना है यहीं पे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करो सभी दोस्तों के साथ जिसको भी आंसर अच्छे से अपने समझने हैं उनके साथ। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।